इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? यही कि जो लोग सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं ना, मतलब जो दिन रात लगे रहते हैं, वो अक्सर सबसे कम सफल होते हैं। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है कि बस सर झुकाओ, बिना कोई सवाल किए मेहनत करते रहो और मंजिल मिल जाएगी। एकदम सही कहा। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें, तो शारीरिक मेहनत और वास्तविक सफलता के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। मतलब कोई सुबह से रात तक मशीन की तरह काम कर रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, हम्म। लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां कोई दूसरा व्यक्ति, जो शायद शारीरिक रूप से कम थका हुआ दिखता है, वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। हाँ, और ऐसा क्यों होता है कि इतने कठोर परिश्रम के बावजूद भी परिणाम शून्य रहते हैं? यही तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, मेहनत को लेकर हमारी जो बुनियादी समझ है ना, उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। हम मेहनत को केवल मात्रा या वजन के रूप में तौलते हैं। सही। हम सिर्फ घंटे गिनते हैं। हाँ। हम ये नहीं देखते कि उस मेहनत की दिशा क्या है। भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। मान लीजिए, अगर मैं एक बहुत भारी दीवार को धकेलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूं, तो दीवार तो हिलेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं थक कर चूर हो जाऊंगी, पसीने से नहा लूंगी, लेकिन दीवार अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। और विज्ञान की भाषा में मेरा ये पूरा कार्य शून्य माना जाएगा। मतलब ऊर्जा की कमी नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का गलत प्रयोग था। एकदम सही। समस्या हमेशा ऊर्जा की कमी नहीं होती। आज हमारी इस चर्चा का जो स्रोत है, वो हमें इसी गलत प्रयोग की पहचान कराता है। और मैं यहाँ बता दूं कि ये स्रोत कोई आधुनिक कॉर्पोरेट प्रबंधन की किताब या हार्वर्ड की कोई केस स्टडी नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बेहद प्राचीन, रहस्यमयी और बहुत ही रोचक लोक कथा है। इसका शीर्षक है सफलता की जड़ और बंधी हुई बकरी। बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है। हाँ, और इस कथा के जरिए हम आज महज एक कहानी नहीं सुनेंगे। हमारा उद्देश्य उस मूल मंत्र को खोजना है जिसे हम आज की भाषा में रूट कॉज एनालिसिस या मूल कारण विश्लेषण कहते हैं। जिससे बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। बिल्कुल। हम समझेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग संकट के समय हमें ही धोखा देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शिष्य से जिसके भीतर एक बहुत गहरी बेचैनी है। एक जल्दबाजी है उसके अंदर। हाँ, वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। मुझे कोई ऐसा अचूक तरीका बता दीजिए जिससे हर मुश्किल तुरंत हल हो जाए। मतलब उसे कोई लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, उसे सीधे अंतिम परिणाम चाहिए, कोई जादुई नुस्खा। देखिए, अगर हम इस शिष्य की मांग का विश्लेषण करें ना, तो ये दरअसल ज्ञान की मांग है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में उसकी असुरक्षा और घबराहट की आवाज है। जब वो कहता है कि मुझे अचूक तरीका चाहिए या कोई शॉर्टकट चाहिए, तो वो असल में जीवन की अनिश्चितताओं से बचने का एक कवच मांग रहा है। वो चाहता है कि उसे संघर्ष न करना पड़े। हाँ, वो जीवन की जटिलताओं से जूझना ही नहीं चाहता। लेकिन गुरु, जो कि मानव मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझते हैं, वे उसे कोई उपदेश नहीं देते। जो कि गुरु अक्सर करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ वे एक बहुत ही व्यवहारिक परीक्षा का मार्ग चुनते हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढ रहा है, उसे सिर्फ शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। सही बात है, अनुभव चाहिए। तो गुरु क्या करते हैं? वे उस शिष्य के हाथ में एक लंबी रस्सी थमा देते हैं और कहते हैं कि सफलता का रहस्य जानने से पहले तुम्हें मेरी इस बकरी को सामने वाले खूंटे से बांधना होगा। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। एक अत्यंत दार्शनिक और जीवन बदलने वाले सवाल के जवाब में गुरु का ये शारीरिक और अजीबोगरीब काम सौंपना पहली नजर में बहुत बेतुका लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर हम आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर की हकीकत देखें, तो क्या हम सब भी कहीं ना कहीं उसी शिष्य की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं? बहुत हद तक। हम भी तो हर चीज का एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बस एक लाइन का ऐसा फॉर्मूला दे दे जिससे हमारे करियर, हमारे उलझे हुए रिश्ते और हमारे व्यापार की सारी परेशानियां बस मिनटों में सुलझ जाएं। हाँ, और ये शॉर्टकट ढूंढना केवल हमारा आलस्य नहीं है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है, वो गुरु का दृष्टिकोण है। हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ हर चीज तुरंत उपलब्ध है।
इंटरनेट का जमाना है। बिल्कुल, जानकारी हो, मनोरंजन हो, सब तुरंत चाहिए। इसलिए हमारी मानसिक बनावट ही ऐसी हो गई है कि हम संघर्ष के उस दौर से गुजरना ही नहीं चाहते जहां असली सीख छिपी होती है। और गुरु द्वारा वो बकरी सौंपना ये कोई साधारण काम नहीं था। वो बकरी कोई आम जानवर नहीं है। वो दरअसल हमारे जीवन की अप्रत्याशित, बेकाबू और अराजक परिस्थितियों का एक रूपक है। जो अचानक से सामने आ जाती हैं। समस्याएं कभी भी हमारे बनाए गए नियमों या हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। और यहीं से उस कथा का सबसे अहम और संघर्षपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। जब वो उसे बांधने की कोशिश करता है। हाँ, जैसे ही वो शिष्य उस बकरी को खूंटे की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, बकरी अपना असली और भयंकर रूप दिखाती है। जाहिर है वो विरोध करेगी। बिल्कुल, वो जोर जोर से उछल कूद शुरू कर देती है। शिष्य अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक देता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, रस्सी से उसके हाथ तक छिलने लगते हैं। बहुत मेहनत कर रहा है वो। वो बकरी को उसकी गर्दन से खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार साबित होती है। बकरी टस से मस नहीं होती, बल्कि जितना शिष्य उसे खींचता है, वो और भी ज्यादा आक्रामक होकर उछलने लगती है। यही होता है। अब यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जरा इस दृश्य का विश्लेषण करते हैं। शिष्य के पास समस्या को सुलझाने का उपकरण यानी कि वो रस्सी मौजूद है। हाँ, संसाधन है उसके पास। और उसे अपना अंतिम लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से पता है, यानी खूंटा। फिर भी वो पूरी तरह से असहाय और विफल क्यों है? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी के पास काम करने के सारे टूल हों, लेकिन समस्या इतनी तेजी से बदल रही हो कि समझ ही ना आए कि शुरुआत कहाँ से करें। सही कहा। और ये विफलता इसलिए नहीं है कि शिष्य कमजोर है या उसके पास संसाधनों की कोई कमी है। ये विफलता उसके समस्या से निपटने के तरीके में छिपी है। मतलब उसका नजरिया गलत है। हाँ, देखिए, जब भी मनुष्य किसी भी अप्रत्याशित संकट या अराजकता का सामना करता है, तो हमारे भीतर का जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, हाँ। उस तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। ऐसे समय में हमारा दिमाग एक वैचारिक सुरंग, जिसे कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं, उसका शिकार हो जाता है। वैचारिक सुरंग, थोड़ा इसे आसान शब्दों में समझाएंगी? मतलब हमारी देखने और सोचने की क्षमता बहुत ही संकुचित हो जाती है। हम सिर्फ उसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही हो या जो सबसे ज्यादा आक्रामक दिख रही हो। ओ, समझ गया। इस स्थिति में वो बकरी का उछलना और उसका विरोध करना है। शिष्य सीधे उस उछल कूद से लड़ रहा है। वो ये भूल गया है कि बकरी का उछलना मुख्य समस्या नहीं है, वो केवल उस समस्या का बाहरी लक्षण है। ये बात मुझे एक बहुत ही सटीक और आधुनिक उदाहरण की याद दिला रही है। बताइए। मान लीजिए कि एक कार बहुत तेज रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ रही है और आपको उसे रोकना है। अब अगर कोई उस कार के सामने खड़े होकर उसके बोनेट पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपनी शारीरिक ताकत से पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, तो वो कुचला जाएगा। बिल्कुल। कार का आगे बढ़ना और उसके पहियों का घूमना केवल एक लक्षण है। उस कार की असली ताकत उसका इंजन है। जब तक वो इंजन चालू है, उसे बाहर से धक्का देकर नहीं रोका जा सकता। एकदम सही बात। लेकिन अगर किसी तरह कार के भीतर पहुंचकर चाबी घुमा दी जाए, इग्निशन बंद कर दिया जाए, तो वो भारी भरकम कार अपने आप शांत हो जाएगी। शिष्य भी तो यही कर रहा है ना। हाँ, वो बॉनेट पर धक्का लगा रहा है। वो बकरी रूपी कार को बॉनेट से धक्का देकर रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कार और इंजन वाली तुलना इस कथा के मर्म को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। जब शिष्य बकरी की गर्दन खींच रहा है, तो वो वास्तव में सिर्फ लक्षणों से युद्ध कर रहा है। और लक्षणों से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद होती है। बिल्कुल। बाहरी लक्षणों से लड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इससे केवल ऊर्जा नष्ट होती है और समस्या का आकार घटने के बजाय बढ़ने लगता है। जब हम किसी चीज को उसकी प्रकृति के विरुद्ध जबरदस्ती खींचते हैं, तो वो भी दोगुनी ताकत से विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन का नियम। हाँ, और ठीक यही हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। जब कोई प्रोजेक्ट विफल हो रहा होता है, तो हम उसकी बुनियादी खामियों को देखने के बजाय बस काम के घंटे बढ़ा देते हैं। कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, हम सोचते हैं कि कर्मचारियों को ज्यादा देर तक ऑफिस में रोक कर रखने से या मार्केटिंग में ज्यादा पैसा बहाने से बात बन जाएगी। हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम सिर्फ बुखार का तापमान मापने में उलझे रहते हैं। यानी वो शिष्य अपनी सारी मेहनत गलत जगह निवेश कर रहा था। हाँ। वो सोच रहा था कि मेरी ताकत कम पड़ रही है, तो मैं अपनी मांसपेशियों का और जोर से इस्तेमाल करूं। यही इंसानी फितरत है। हम इंसानों की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही है, तो हम ये सोचने के बजाय कि शायद ये तरीका ही गलत है, हम उसी गलत रणनीति पर दोगुनी गति से दौड़ने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रुककर सोचना हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है।
हमें लगता है कि रुकने का मतलब हार मान लेना है। बिल्कुल, लेकिन कथा में एक बिंदु ऐसा आता है जहां शिष्य की सारी शारीरिक सीमाएं खत्म हो जाती हैं। वो पूरी तरह से पस्त हो जाता है, थक कर जमीन पर बैठ जाता है। और मेरे ख्याल से यही वो ठहराव है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। हाँ, जब ताकत जवाब दे देती है, तब उसे मजबूरन अपनी बुद्धि का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वो रुकता है और उस उछलती हुई बकरी का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करता है। और यहीं घटित होता है वो एहसास का क्षण जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं। बिल्कुल। उसका नजरिया बदलता है। वो देखता है कि इस बकरी के भीतर इतनी असीमित ऊर्जा आखिर आ कहां से रही है। वो समझ जाता है कि बकरी की गर्दन या उसका सिर मुख्य समस्या है ही नहीं। तो समस्या क्या थी? बकरी की सारी उछल कूद, उसके हवा में छलांग लगाने की जो असली शक्ति है, जो उसका इंजन है, वो दरअसल उसके पैर हैं। क्या बात है! जब तक ये पैर जमीन पर आजाद हैं, ये इंजन चालू रहेगा और वो इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाएगा। फिर वो एक बहुत ही चतुर चाल चलता है। वो क्या करता है? वो बकरी को खूंटे की तरफ खींचना छोड़ देता है। वो अचानक से झुकता है और अपनी रस्सी से सबसे पहले बकरी के उन पैरों को कसकर बांध देता है। बकरी एकदम जमीन पर गिर जाती है और शांत हो जाती है। उसका इंजन बंद हो जाता है। अब वो ना तो उछल सकती है और ना ही विरोध कर सकती है। और इसके बाद का काम तो बहुत आसान हो गया होगा। हाँ, इसके बाद शिष्य बहुत ही आराम से उसे उठाता है और ले जाकर खूंटे से बांध देता है। गुरु, जो दूर से ये सब चुपचाप देख रहे थे, वे बहुत मुस्कुराते हैं। वे प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि शिष्य ने केवल एक जानवर को काबू नहीं किया। नहीं, उसने बहुत कुछ सीख लिया था। हाँ, उसने समस्याओं को सुलझाने के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड कर लिया था। अगर हम इस घटना के मनोविज्ञान को गहराई से समझें, तो शिष्य ने जो किया उसे आज की आधुनिक भाषा में प्रणालीगत सोच या सिस्टम थिंकिंग कहा जाता है। सिस्टम थिंकिंग। उसने ये पहचान लिया कि मेरा अंतिम लक्ष्य वो खूंटा है, लेकिन मेरी जो तात्कालिक बाधा है वो बकरी का शरीर नहीं बल्कि उसकी गति है। और गति पैरों से आ रही थी। बिल्कुल। उसने गति के स्रोत पर हमला किया। जब हम अपनी समस्याओं की जड़ को पहचान लेते हैं ना, तो समाधान खोजना किसी चमत्कार जैसा नहीं लगता। वो महज एक तार्किक प्रक्रिया बन जाती है। फिर सब कुछ साफ दिखने लगता है। जड़ पर प्रहार करते ही सबसे बड़ी और खौफनाक लगने वाली बाधाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ये विचार सच में हमारे सोचने के ढांचे को झकझोर देता है। हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं जो असल में समस्या होती ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम इस कथा के रूपकों को, उस बकरी, रस्सी और खूंटे को यहीं छोड़ दें और इसे हमारे वास्तविक जीवन के प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट के कठोर यथार्थ से जोड़ें, तो कई नई परतें खलती हैं। हाँ, इसे वास्तविक जीवन में लागू करना सबसे जरूरी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है। कर्ज बढ़ रहा है, ग्राहक टूट रहे हैं और वो व्यक्ति दिन रात तलाव में है। ये स्थिति बिल्कुल उस उछलती और सींग मारती बकरी की तरह है जो उसके सिल पे नाच रही है। एकदम सही। और ऐसे समय में हर कोई क्या सलाह देता है? सब कहते हैं कि धैर्य रखो, हिम्मत मत हारो। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, जब व्यापार डूब रहा हो, बैंक के लीगल नोटिस आ रहे हो या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फेल हो रहा हो, तो रुककर सोचना या धैर्य रखना तो सरासर बेवकूफी लग सकती है ना। ऐसा लगता है। उस वक्त तो तुरंत एक्शन लेने की, कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती है। मतलब अगर घर में आग लगी हो तो हम बैठकर आग के कारणों का विश्लेषण थोड़ी करते हैं। तो ये जो धैर्य वाला सिद्धांत है, वो असल जिंदगी के गहरे संकटों में कैसे काम करेगा? क्या ये महज एक किताबी बात नहीं है? ये बहुत ही प्रासंगिक और तीखा सवाल है। और पता है, यहीं पर धैर्य को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। हम अक्सर धैर्य का अर्थ निष्क्रियता, आलस्य या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से लगा लेते हैं। हाँ, कि कुछ मत करो। लेकिन संकट के समय में धैर्य का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ ना करें और इंतजार करें कि तूफान अपने आप गुजर जाएगा। तो फिर असली धैर्य क्या है? इस संदर्भ में धैर्य का अर्थ है अपनी घबराहट और बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की जो हमारी अंध इच्छा होती है, उस पर नियंत्रण पाना। जब मैं रुकने की बात कर रही हूं, तो वो एक रणनीतिक ठहराव है। रणनीतिक ठहराव। इसे एक मेडिकल इमरजेंसी के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास कोई गंभीर मरीज आता है जिसके शरीर से बहुत तेजी से खून बह रहा है। कोई दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। हाँ,
अब अगर डॉक्टर घबराकर सिर्फ खून को पोंछने लगे या उसके ऊपर पट्टियां फेंकता रहे तो क्या मरीज बचेगा? बिल्कुल नहीं, खून तो अंदर से बह रहा है। सही कहा। खून बहना एक लक्षण है। डॉक्टर का रणनीतिक ठहराव ये है कि वो कुछ सेकंड रुककर ये खोजता है कि कौन सी मुख्य धमनी या नस कटी है। ओह, खून रोकने की बजाय धमनी खोजना। हाँ, और जैसे ही वो उस नस को ढूंढकर वहां दबाव बनाता है, खून का बहना तुरंत रुक जाता है। ये तो एक बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब डॉक्टर खून साफ करने की निरर्थक मेहनत नहीं करता, वो सीधे उस नस पर प्रहार करता है जो उस खून का स्रोत है। और ठीक यही बात डूबते हुए व्यापार पर भी लागू होती है। कैसे? जब व्यापार डूब रहा हो तो तुरंत मार्केटिंग में अंधा पैसा बहा देना या घबराहट में कर्मचारियों को निकाल देना, ये सब घबराहट में लिए गए फैसले हैं जो केवल लक्षणों से लड़ना है। जो कि उस खून को पोंछने के बराबर है। एकदम सही। व्यापार में धैर्य का अर्थ है उस तूफान के बीच एक गहरी सांस लेना, अपनी भावनाओं को किनारे करना और खुद से ये पूछना कि इस घाटे का असली इंजन कहाँ है। असली नस कहाँ कटी है? हाँ, क्या उत्पाद की गुणवत्ता गिर गई है? क्या बाजार की जरूरतें बदल गई हैं? या क्या नेतृत्व में कोई खोट है? जब तक हम उस कटी हुई धमनी को यानी उस समस्या की जड़ को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम कितनी भी मेहनत कर लें, नाव डूबने से नहीं बचेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सफलता की यात्रा में अंधाधुंध दौड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि दौड़ना किस दिशा में है। बिल्कुल। दिशाहीन मेहनत का कोई फायदा नहीं। बिना सही योजना के की गई कड़ी मेहनत वास्तव में उस उछलती हुई बकरी के साथ कुश्ती लाने के ही समान है, जहां इंसान लहूलुहान भी होगा, पूरी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी और अंत में वो बकरी भी हाथ से छूटकर भाग जाएगी। बहुत ही निराशाजनक स्थिति है वो। इसलिए मेहनत के साथ साथ एक तेज और विश्लेषणात्मक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। देखिए, वो रस्सी जो समस्या सुलझाने का मुख्य टूल था, वो शिष्य के पास पहले ही क्षण से मौजूद था। हाँ, उपकरण हमेशा वही था। गुरु ने बीच में आकर उसे कोई नई जादुई रस्सी नहीं दी थी। बदलाव रस्सी में नहीं आया, बदलाव उस रस्सी के प्रयोग करने की समझ में आया। और यही बात हम सबको समझनी चाहिए। सफलता कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो किसी जादुई तिजोरी में बंद हो या जिसे सिर्फ किस्मत वाले ही पा सकें। बिल्कुल। जो लोग जीवन में असाधारण रूप से सफल होते हैं ना, वो इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे आम इंसान से 20 गुना अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी मेहनत को एक लेजर बीम की तरह सही दिशा में केंद्रित करते हैं। मतलब वे अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। हाँ, वे सतही शोर शराबे और लक्षणों पर अपना समय और मानसिक शांति बर्बाद नहीं करते। वो गहराई में उतरते हैं और सीधे उस कारण का इलाज करते हैं जहां से सारी परेशानियां जन्म ले रही हैं। यही वो मूल मंत्र था जो वो अनुभवी गुरु उस जल्दबाज शिष्य को सिखाना चाहता था। और उम्मीद है कि इस चर्चा से वो मूल मंत्र स्पष्ट हो गया होगा। यह चर्चा निश्चित रूप से समस्याओं को देखने और उन्हें सुलझाने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि हर बड़ी समस्या के भीतर ही उसके समाधान के सूत्र भी छिपे होते हैं। बस नजरिए की बात है। हाँ, बस हमें उन्हें देखने के लिए अपनी आंखों से घबराहट का चश्मा उतारना होता है। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमने आज शारीरिक मेहनत के भ्रम को तोड़ा और रणनीतिक मेहनत की असली ताकत को समझा। बहुत ही सार्थक चर्चा रही। लेकिन हर बार की तरह इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं जो आज के इस पूरे विश्लेषण को सीधे हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। ये आत्ममंथन बहुत जरूरी है। आज शांति से बैठकर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों का गहराई से मूल्यांकन करें। अंत में हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे करियर में या हमारे रिश्तों में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इस वक्त उस उछलती हुई और बेकाबू बकरी की तरह बनी हुई हैं। और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम अभी भी उन समस्याओं को सिर्फ उनकी गर्दन से पकड़कर खींचने की थका देने वाली और व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमें आज अभी एक कदम पीछे हटकर रुकना चाहिए और उन समस्याओं के पैरों को खोजने का साहसिक प्रयास करना चाहिए जिन्हें सबसे पहले बांधना जरूरी है। इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा।